नमस्कार दोस्तों, मैं करण गंगवार आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने संस्थान परीक्षा गुरु पर। फटाफट लाइव आ जाइए। क्लास को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी आर स्पेशल बैच। और मैं बता रहा हूं जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है इससे बाहर कुछ भी है नहीं। तो सभी लोगों का गुड इवनिंग। फटाफट जुड़ जाइए परीक्षा गुरु के साथ में। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है सर आर स्पेशल। और आर स्पेशल में आपसे मैं वादा कर रहा हूं कि आर स्पेशल के अंतर्गत आपको अगर देखा जाए 60 में 60 नंबर आने वाले हैं। लगातार कंटिन्यू क्लास को आप करते रहिए। हम लोग टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वाक् शुद्धि और वर्तनी शुद्धि पढ़ रहे हैं। तो वर्तनी और वाक् शुद्धि दोनों को हम एक साथ लेकर चल रहे हैं। आज नियम की ये रूल्स की अगर देखा जाए लास्ट क्लास है, उसके बाद वाक्य शुद्धि और वर्तनी के मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो हमें कवर करने हैं। तो फटाफट क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देख लेंगे लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। देखिए बैच स्पेशल है तो आपने लास्ट क्लास में हमने कुछ नियम के बारे में पढ़ा था। बताइए बेटा कहाँ तक लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। तो कुछ नियम रूल नंबर 15 से अगर हम बात करें तो यहाँ पर था रूल नंबर 15 जिसको हमने कवर किया था। रूल नंबर 15 जो था है ना, इसमें हमने बिंदियों के बारे में समझा था। और बिंदियों से अगर देखा जाए तो हमने यहाँ से रूल्स को पढ़ा था। तो रूल नंबर 15 है, कुछ नियमों को हमने पढ़ लिया है। एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लास्ट क्लास की स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने इससे पहले जो 4 क्लासें हो चुकी हैं वो क्लासें नहीं देखी हैं तो सबसे पहले उन नियमों पर चर्चा करिए, उन नियमों को देखिए, उन नियमों को पढ़िए। उसके बाद आज क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी PYQ यानी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चनों की होगी, यानी सॉल्व पेपर की होने वाली एक प्रकार से, है ना। सॉल्व पेपर नहीं, PYQ ही बोलेंगे। आगे बात करेंगे तो रूल नंबर 15, रूल नंबर हमने 15 के ए पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें 15B पढ़ा था, रूल नंबर 15C पढ़ा था। यानी रूल नंबर 15 के अंतर्गत ही हमने कई रूल्स पढ़े थे। इसके अलावा अगर देखा जाए रूल नंबर 16 हमने पढ़ा है। रूल नंबर 16 का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा रूल नंबर 17, ठीक है, इसमें हमने हा के संयुक्त वर्ण के रूप को समझा था। फिर रूल नंबर अगर देखा जाए आपका 18 था, दा का संयुक्त वर्ण रूप था। इसमें हमने समझा था दा का यूज कहाँ पर और कैसे करते हैं। इसमें कौन सा दा आधा होता है, कौन सा अक्षर पूरा होता है। तो आधे और पूरे अक्षर को हमने कवर किया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने बताया था ये पद संबंधी सब नियम होते हैं। जितने भी रूल्स हमारे लिखे गए हैं, लिंग वचन कारक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय और वर्तनी, ये सब पद संबंधी और इन्हीं से मिलकर बनता है हमारा वाक्य। तो इसी से वाक् शुद्धि हमारी कवर होती है। तो पदक्रम संबंधी रूल्स हमने पढ़े थे, रूल नंबर 90, रूल नंबर 20, 21। इसके अलावा अगर देखा जाए रूल नंबर 22, रूल नंबर 23, रूल नंबर इसके अलावा इसकी ट्रिक भी हमने समझी थी 25, यानी रूल नंबर 26 एंड रूल नंबर 27, ठीक है। इन सबको हमने कवर कर लिया है। रूल नंबर 8 भी हम लोगों ने पढ़ लिया है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। ये रूल्स जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लगातार नियम पढ़ेंगे, जब तक नियम पढ़ेंगे नहीं तब तक आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। नेक्स्ट कल क्लास जो होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम रूल्स के अलावा हम कल PYQ में कवर करेंगे। तो रूल्स आज हमारे होने वाले हैं। इसके बाद जब भी क्लास रहेगी हमारी रहेगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की, ठीक है। मैं आपको 200, 250, 300 क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उनके ऑप्शन कवर करेंगे तो लगभग 700-800 क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं। रूल नंबर 29, यदि वाक्य में बजाना बढ़ाना क्रिया हो तो मैंने बताया था, ठीक है, किस तरह का रूल्स रहता है। रूल नंबर 30 उपाधि योग्यता वाला रूल्स था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाम से पहले उपाधि और बाद में हमारी योग्यता लगती है। रूल नंबर 31 रहता है और रूल नंबर 32। इसके अलावा रूल नंबर 33 ये भी हमने पढ़ा था, आग्रह करने पर ना अव्यय का प्रयोग वाक्य में क्रिया के बाद करते हैं, तुम आओगे ना, इस तरह का। रूल नंबर 34 भी हमने पढ़ा था, वाक्य ना या नहीं का नकारात्मक रूप में प्रयोग हमेशा क्रिया से पहले करते हैं। तो ये थे हमारे रूल नंबर 35 और रूल नंबर 36। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अगर नहीं देखा है तो लास्ट क्लास को हम कवर करेंगे। तो ये रूल नंबर अगर देखा जाए 37 हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रूल नंबर 38। क्या पढ़ेंगे, रूल नंबर 38। तो बिल्कुल पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, है ना। किसी की सुनना नहीं है, लगातार कंटिन्यू मेहनत से करते रहना है। जमाने की सुनोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तो रूल नंबर हमारा क्या रहेगा, 37 के बाद रहेगा 38। क्या रहेगा, रूल नंबर रहेगा 38। तो आप रूल्स को पढ़ते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल्स हैं हमारे, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। तो आज हमारा 38वां नियम है वाक्य शुद्धि के अंतर्गत। मैं बताऊं कोई भी इतने नियम आपको पढ़ाने वाला नहीं है,
जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इतना कंटेंट अगर आपने पढ़ लिया तो विश्वास रखिए इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। एक विश्वास के साथ आप पढ़िए। मैं बता रहा हूँ जितने भी PYQ क्वेश्चन है आप एक एक कर पाओ अगर आपने नियमों को अच्छी तरह से पढ़ा है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए आज जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे जैसे क्वेश्चन आ गया अगर देखा जाए, सोहन खेलता है, सोहन खेलता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से आज हम क्या करेंगे, पहले एग्जाम्पल पढ़ेंगे उसके बाद हम थ्योरी समझेंगे उसकी। तो इसका एग्जाम्पल है सोहन खेलता है। अब ये बताओ इस वाक्य के अंदर, गौर से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस वाक्य के अंदर क्या बताओ, कर्ता के बाद, कर्ता के बाद क्या कोई भी कारक चिन्ह है या नहीं है। तो कर्ता के बाद कोई भी कारक यानी प्रसर्ग है या नहीं है। सर कर्ता के बाद कोई भी प्रसर्ग नहीं है। अगर सुन लीजिए बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, अगर कर्ता के बाद कोई भी प्रसर्ग नहीं होता है तो जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार होती है। अगर देखो अब जो खेलता है, अगर देखो कर्ता के बाद ने पर जब कोई भी प्रसर्ग नहीं है तो जो क्रिया है वो सर कर्ता के अनुसार है, सोहन खेलता है। और अगर यहीं पर अगर देखा जाए एक एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूँ, अगर होता है यहाँ पर सोनी तो क्रिया जो होती वो सर कर्ता के अनुसार होती, और सोनी जब होती तो यहाँ पर लिखा होता सोनी खेलती है। गौर से सुनना। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है जब कर्ता विभक्ति रहित होता है, यानी विभक्ति जब कर्ता के साथ नहीं होती है तो क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार होती है। कर्ता अगर पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग होगी, कर्ता स्त्रीलिंग है तो शब्द कैसा होगा, यानी क्रिया कैसी होगी, स्त्रीलिंग होगी। तो ये रूल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूल्स क्या कहता है, ये रूल्स कहता है कर्ता अगर विभक्ति रहित है, यदि वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित होता है, विभक्ति रहित होता है, यदि वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित होता है तो क्रिया कर्ता के अनुसार बदलेगी, कर्ता के अनुसार बदलेगी, कर्ता के अनुसार बदलेगी। तो क्रिया जो होगी वो किसके अनुसार बदलेगी, कर्ता के अनुसार बदलेगी। अब देखो यहाँ पर गौर से सुनना क्या लिखा हुआ है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास को सब लोग है ना शेयर कर दीजिए, परेशान नहीं होना है। देखो सोहन खेलता है, गौर सुनना। तो यहाँ पर कर्ता अगर देखा जाए हमारा पुल्लिंग है तो क्रिया भी हमारी पुल्लिंग गई, और यहाँ पर कर्ता अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी हमारी क्या गई, स्त्रीलिंग गई। तो आप समझ लीजिए जहाँ कर्ता के साथ प्रसर्ग नहीं होता है, कारक नहीं होता है, वो सब हमारे एग्जाम्पल जो होते हैं वो क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार बदलती है। क्या यहाँ तक क्लियर हो रहा है, एक बार कमेंट करके बता दीजिए, इंपॉर्टेंट बहुत है। क्लास को जोरों शोरों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, किसी और का भी फायदा हो, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। रूल नंबर ये हमारा 38 है। चलिए अब बढ़ते हैं रूल नंबर रूल नंबर 39। अच्छा रूल नंबर 39 ये कहता है, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ, गौर सुनना एग्जाम्पल, राधा ने फल खाई। तो ये सेंटेंस जो है, और ये क्वेश्चन और है, एग्जाम्पल और है, ठीक है। राधा ने रोटी खाई, राधा ने रोटी खाई। गौर से सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये बताओ सर इसमें कौन सा एग्जाम्पल जो है वो सर गलत है, और गलत है तो फिर क्यों गलत है हमें ये भी समझना है। अब थोड़ा गौर से सुन लीजिए। देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर कर्ता के बाद, गौर से समझना क्या बोल रहा हूं मैं, यदि कर्ता के बाद, कर्ता जो होता है अगर विभक्ति सहित होता है, कर्ता अगर विभक्ति सहित होता है तो क्रिया जो होती है वो सर कभी भी कर्ता के अनुसार नहीं बदलती है। गौर सुनना, अगर कर्ता विभक्ति सहित होता है, कर्ता विभक्ति सहित होता है तो क्रिया जो होती है वो कभी भी कर्ता के अनुसार नहीं बदलती है। फिर सर किसके द्वारा बदलती है, फिर वो कर्म के अनुसार बदलती है। और फल जो है, ठीक है, फल जो है, फल खाया, स्त्रीलिंग नहीं है पुल्लिंग है, तो क्रिया जो होगा वो सर खाई नहीं होगा,
वो सर होगा खाया। क्या होगा? खाया। तो ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। अब देखो यहाँ पर देखो, राधा जबकि स्त्रीलिंग है, राधा ने रोटी खाई, तो सर खाई जो है वो राधा के अनुसार नहीं है। मैंने बताया अगर कर्ता सर विभक्ति सहित होता है तो क्रिया जो होती है वो कर्म के अनुसार होती है, कर्म स्त्रीलिंग, तो ये शब्द भी हमारा कैसा होगा? स्त्रीलिंग होगा, यानी ये वाक्य भी हमारा सही है। तो गौर से सुन लो, जब कर्ता जो होता है विभक्ति के साथ होता है तो क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार नहीं बदलती है, बल्कि कर्म के अनुसार बदलती है या कर्म के अनुसार आती है। तो यहाँ लिख सकते हैं रूल नंबर 39, कर्ता यदि कर्ता विभक्ति सहित होता है, यदि कर्ता विभक्ति सहित हो तो क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है, तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है, बदलती नहीं, ऐसे लोग होती है। तो क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार होती है। और एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, ये कर्ता के अनुसार नहीं है सर, कर्म के अनुसार है। ये है हमारा कर्ता और ये है कर्म, तो ये जो है वो कर्म के अनुसार क्या है? हमारी क्रिया स्त्रीलिंग। तो सब क्रिया भी कैसी है? स्त्रीलिंग। तो रूल नंबर 39 समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग, क्लास को शेयर करेंगे, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, पढ़ते रहना है। और यार स्पेशल है, टारगेट 60/60 का है, तो आप बिल्कुल जुड़े रहिए, मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा और एग्जाम में भी आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है, तो फटाफट जुड़ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए, है ना। और ये है आपका रूल नंबर अगर देखा जाए 39। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 40। चलिए अब क्वेश्चन आ गया, राम ने, एक सेंटेंस में दे रहा हूं, एग्जाम पे समझना है। राम ने रावण को मारा। तो अब दूसरा एग्जाम्पल है, राजू ने टोनी को राजू ने किरस को मारी। सॉरी, रोहन को मारा, ऐसे लिखो। अब आप देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अगर कर्ता जो है हमारा, गौर सुनना, कर्ता जो है गौर समझना, कर्ता अगर विभक्ति सहित है, और भाई वाक्य के अंदर अगर देखा जाए कर्म जो है, कर्म भी अगर विभक्ति सहित है, ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे सर कर्ता जो है वो विभक्ति सहित है, कर्म भी विभक्ति सहित है, तो जो क्रिया होगी वो सर पुल्लिंग होगी और एक वचन होगी। क्या होगी? एक वचन होगी। तो ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे नियम से क्वेश्चन गलत होता है। अगर देखा जाए जब कर्ता व कर्म दोनों विभक्ति सहित हों तो क्रिया पुल्लिंग होगी और एक वचन होगी, और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो लिख लो इसकी परिभाषा भाई क्या बनेगी, ये नियम क्या होगा। तो नियम एग्जाम्पल समझो, तो यदि कर्ता एवं कर्म दोनों विभक्ति सहित हों, तो क्रिया पुल्लिंग एवं एक वचन होगी। और ये इसके एग्जाम्पल हैं रूल नंबर 40 के, आप अगर देखा जाए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट, समझ में आ रहा है। रूल नंबर 40। अभी कुछ नियम और है पढ़ने, परेशान नहीं होना है कि सर कितने नियम कराओगे, है ना। नियम इतने तो कर ही लें जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ना हो, और बाकी जो भी नियम बचेंगे मैं क्वेश्चनों के साथ साथ आपको करा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है।
लेकिन पढ़ेंगे ऐसा बेकार ना जाए आपका पैसा। तो पैसा तो हमने लिया ही नहीं आप लोगों से, है ना? ठीक है, हाँ बोले सर क्यों नहीं लिया, चलिए बहुत बढ़िया। पाइए पढ़िए रूल नंबर 41। क्या बात है, रूल नंबर 41। अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है, जैसे लिख दिया मैंने, एग्जाम्पल समझो, रटना कुछ नहीं है। मैंने लिखा है राधा कौमा सीता कौमा मीना और अनारकली पढ़ रही हैं। और एक एग्जाम्पल ऐसा है, पढ़ रही हैं, इसके अंदर बिंदी है। और एक एग्जाम्पल ऐसा है, पढ़ रही हैं, मतलब ये एक वचन में है। तो बताओ ये बिंदी वाला सही होगा बिना बिंदी वाला? सेम एग्जाम्पल है, राधा सीता मीना और अनारकली। अनारकली, सॉरी क्या है, अनारकली पढ़ रही हैं, एक एग्जाम्पल ये है। और एक एग्जाम्पल ऐसा, इसके यहां पर बिंदी है बहुवचन में और एक बिना बहुवचन वाला है। तो बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है, फिर मैं आगे बताऊंगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल सेम। तो भाई कौन सा शुद्ध है, ठीक है बताओ फटाफट कमेंट करके। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी के सही आंसर आ रहे हैं, है ना? कोई फायदा नहीं। इधर देखो सर, ऑप्शन जो होगा हमारा वो कौन सा सही होगा सर? बी ए वाला होगा। कौन सा होगा? पहला वाला सही होगा और दूसरा वाला होगा गलत होगा। क्या होगा? सुनो गलत क्यों होगा? जब कभी भी कर्ता जो होता है वो एक ही समान लिंग के होते हैं। समान लिंग का मतलब ये है, अगर ये स्त्रीलिंग, ये भी स्त्रीलिंग, और ये भी स्त्रीलिंग, और ये भी स्त्रीलिंग है, अगर कर्ता जब समान लिंग के होते हैं, समान जाति के होते हैं, तो क्रिया जो होती है, ठीक है, क्रिया जो होती है वो उसी लिंग की होती है जिस लिंग के कर्ता है। अगर ये कर्ता स्त्रीलिंग है तो बता रहा हूं इसके अंदर जो क्रिया होगी, इसमें जो क्रिया होगी वो स्त्रीलिंग होगी। गौर सुन लेना, क्रिया स्त्रीलिंग होगी और वचन जो होगा इसके अंदर वो हमेशा बहुवचन होगा। क्या होगा? बहुवचन होगा। तो गौर सुन लेना, तो इसका राइट आंसर होगा, देखो पढ़ रही है स्त्रीलिंग और है बहुवचन। जब समान जाति के कर्ता होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, तो क्रिया जो होती है वो हमेशा उसी वचन में होगी, सॉरी बहुवचन में होगी। और क्रिया जो होगी वो सर उसी लिंग की होगी जिस लिंग की ये कर्ता होंगे। अगर सोचो यहाँ पर सब पुरुष होते, यानी मेल अगर होता, यानी पुल्लिंग क्रिया होती, कर्ता होते, तो क्रिया भी क्या होता? पुल्लिंग होता। क्या होता? पुल्लिंग। जैसे एग्जाम्पल आ गया, रोहन सोहन और मोहन पढ़ रहे हैं, मोहन पढ़ रहा है। तो ये हमेशा देखो एक वचन होगा बहुवचन होगा। तो ये सर क्या हो गया? एक वचन, पढ़ रहा है। ठीक है, तो हमें यह तो करना होगा पढ़ रहा है, ऐसा करना होगा। और क्रिया हमारी कैसी होगी सर? पुल्लिंग होगी, पुल्लिंग पढ़ना। और सर रहा है पुल्लिंग होगा और ये बहुवचन होगा, या पढ़ रहे हैं ऐसे बना सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको समझना है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे हम पढ़ेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे जब कर्ता समान लिंग के होते हैं तो क्रिया जो होती है वो स्त्रीलिंग होती है और बहुवचन होती है। तो लिख लेंगे रूल नंबर 41, जब कर्ता समान लिंग के होते हैं, तो क्रिया उसी लिंग की होती है, क्रिया उसी लिंग की होती है और बहुवचन होती है, क्रिया बहुवचन होगी और उसी लिंग में होगी। और स्त्रीलिंग शब्द तो स्त्रीलिंग होगी और पुल्लिंग शब्द तो हमारा क्या होगा? पुल्लिंग होगी।
चलिए ये इसकी का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। रूल नंबर 41। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर अगर ऐसा होता कि एग्जाम्पल अगर ऐसा होता, राम, सोहन और मोहन तो नीता आम ने और नीता पढ़ रही है, तो ये सेंटेंस सर सही होगा या गलत होगा? क्योंकि इसमें आप देख पा रहे होंगे सर जो कुछ कर्ता जो है वो पुल्लिंग है, यहां पर जो कर्ता है वो हमारा पुल्लिंग है, ये कर्ता भी कैसा है, पुल्लिंग है, और ये लेकिन ये वाला जो कर्ता है वो कर्ता कैसा है, स्त्रीलिंग है। तो ये सेंटेंस सर ऐसा होगा, नीता पढ़ रहा है या नीता पढ़ रही है, तो ये वाक्य सही होगा या गलत होगा? बस ये कमेंट करके एक बार बताना, बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया। देखो यहां पर समझो, जब क्या होता है, जब असमान कर्ता होते हैं जब असमान कर्ता होते हैं तो क्रिया जो होती है, गौर सुनना, क्रिया जो होती है वो अंतिम कर्ता के अनुसार होती है। अंतिम कर्ता क्या है सर, नीता, तो क्रिया होगी सर पढ़ रही। पर बताओ अब एक वचन होगी या बहुवचन होगी? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये आता है, एक वचन होगी या बहुवचन होगी? बहुत बढ़िया, एक वचन होगी। क्या होगी? तो क्रिया जो होगी अंतिम कर्ता के अनुसार होगी, अंतिम कर्ता के अनुसार एक वचन में होगी, एक वचन में होगी। और ये सेंटेंस पता कैसे बनाया जाता है, रही है, बिंदी लगा देगा, बहुवचन बना देगा, और बहुवचन वाला हमारा क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि साफ साफ बोला गया है नियम में कि अगर देखा जाए जब असमान कर्ता होते हैं और एक से ज़्यादा कर्ता होते हैं तो क्रिया जो होगी वो अंतिम कर्ता के अनुसार जो होगी एक वचन होगी, ठीक है, अंतिम कर्ता के अनुसार होगी, के अनुसार एक वचन होगी। और ये अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी हमारी कैसी होगी, स्त्रीलिंग होगी। तो लिख सकते हैं, यदि वाक्य में असमान कर्ता होते हैं तो क्रिया अंतिम कर्ता के अनुसार अंतिम कर्ता के अनुसार होगी एवं एक वचन में होगी, एवं एक वचन में होगी। तो अंतिम कर्ता के अनुसार होगी, अंतिम कर्ता अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग होगी, और अंतिम कर्ता अगर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग होगी। लेकिन होगी किसमें सर, एक वचन के अंदर होगी। तो रूल नंबर 41 समझ में आ रहा हो तो एक बार कमेंट कर दीजिए। बहुत बढ़िया, इसी तरह से कमेंट करते रहिए। रूल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब बढ़ेंगे रूल नंबर 42 की तरफ। रूल नंबर 42 में एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आपको बताना है वो लिखा हुआ सही है या गलत। राधा ने पुस्तक व पेन खरीदे। राधा ने पुस्तक व पेन खरीदे, बताओ एक बार कमेंट करके। उसके बाद रूल नंबर 42 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। पर इसमें कौन बताओ ये सही लिखा हुआ गलत है? कमेंट करिए। तो सुनो सर, ये सेंटेंस क्या है, गलत है। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो? हाँ बिल्कुल,
गलत क्यों है? अगर कभी भी वाक्य में जो कर्ता है वो विभक्ति सहित है और कर्म जो है वो विभक्ति सहित नहीं है, यानी विभक्ति रहित है, तो जो क्रिया होगी, जो क्रिया होगी सर वो अंतिम अगर कर्म के अनुसार होगी। किसके अनुसार होगी? अंतिम कर्म के अनुसार होगी। और अंतिम कर्म है सर पेन, तो ये सर होगा पेन खरीदा, ना कि पेन खरीदे। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल सही होगा। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो हमारे गलत होते हैं। तो रूल नंबर 42 कहता है यदि वाक्य में कर्ता विभक्ति सहित हो, विभक्ति सहित हो और कर्म विभक्ति रहित हो, विभक्ति रहित हो तो क्रिया अंतिम कर्म के अनुसार होगी, अंतिम कर्म के अनुसार होगी, अंतिम कर्म के अनुसार होगी। तो आप देख पा रहे हो अंतिम कर्म है हमारा पेन, और पेन है अगर देखा जाए एक वचन में तो क्रिया भी हमारी होगी एक वचन में। क्या रूल नंबर 42 समझ में आया? अगर 42 समझ में आ रहा है आप लोगों के तो भाई स्क्रीनशॉट ले लें और बिल्कुल क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो गौर से सुन लो, आपको परीक्षा गुरु ऑनलाइन एप्लीकेशन ज्वाइन करनी है, परीक्षा गुरु ऑनलाइन एप्लीकेशन ज्वाइन करनी है, परीक्षा गुरु ऑनलाइन ये ऐप आपको डाउनलोड करना है। ये जाना है आपको प्ले स्टोर पर और वहाँ पर जाकर ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। वहाँ पर मिलेगी इसकी आपको पूरी फुल पीडीएफ। तो जो भी मैं लिखवा रहा हूँ पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो परीक्षा गुरु ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना होगा एप्लीकेशन पर जाकर, ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी ऐप पर जाकर, ठीक है। परीक्षा गुरु ऑनलाइन प्ले स्टोर पे जाओ, सर्च करो परीक्षा गुरु ऑनलाइन और ज्वाइन करो और मिलेगी आपको पीडीएफ बिल्कुल, ठीक है। तो ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट इसका ले लो। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 43 की तरफ। अब जैसे क्वेश्चन आ गया तुम्हारा खर्चा कौन चलाती है? बताओ वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है? क्या आप बात कर रहे हो सर, इसमें तो करता ही नहीं है। बिल्कुल, बहुत बड़ी। जब करता ना हो तो क्या लगाएं, ठीक है। यह एग्जाम्पल ये होगा सर, एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं। तुम्हारा खर्चा कौन चलाता है? तुम्हारा खर्चा कौन चलाता है? अगर ऐसा एग्जाम्पल है तो बताना है कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो यहां पर देखो आप लिखा हुआ है सर, तो मैं बता दूं जहां कर्ता अब्सेंट हो, कर्ता ना हो, जब कर्ता नहीं होता है तो वाक्य में जो क्रिया होती है, वाक्य में जो क्रिया होती है वो सर एक वचन में होती है। किसमें होती है? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो वाक्य में क्रिया एक वचन में होती है और एक वचन वाला ये है, ठीक है। किसमें होती है? एक वचन में होती है। और बताओ स्त्रीलिंग होगी या पुल्लिंग होगी? सबसे इंपॉर्टेंट खेल तो यही है, ठीक है। बहुत बढ़िया, पुल्लिंग होगी। क्या होगी? पुल्लिंग। क्रिया एक वचन में होगी और पुल्लिंग होगी। पुल्लिंग वाला सही होगा, स्त्रीलिंग वाला हमारा क्या हो जाएगा? गलत। तो ये सेंटेंस है आपका गलत। तो लिख सकते हैं यदि वाक्य में कर्ता अनुपस्थित होता है, यदि वाक्य में कर्ता अनुपस्थित होता है तो क्रिया पुल्लिंग होती है, तो क्रिया पुल्लिंग होती है। नोट कर लो, ये है रूल नंबर 43, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे कुछ वाक्य संबंधी अशुद्धियां चल रही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके कुछ ही नियम हो गए, कुछ नियम हमें और पढ़ने हैं, 5-6 नियम और बचे हैं, 6-7। अगर वो 5-6 नियम हमने और पढ़ लिए तो यहाँ से क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो एक बार नोट कर लो, कमेंट कर दो फटाफट। चलिए अब डालेंगे हेडिंग आप, वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धियां। रूल नंबर 44 यहां पर डालेंगे, वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धियां। वचन संबंधी अशुद्धियां। तो वाक्य में वचन संबंधी भी अशुद्धियां होती हैं जो हमें पढ़नी है। ये हमारे कुछ रूल नंबर अगर देखा जाए 44 की तरफ हम रहेंगे। वाक्य में अगर देखा जाए वचन संबंधी अशुद्धियां, सर कैसे वचन संबंधी अशुद्धियां? जैसे लिख दिया, एग्जाम्पल है, देश को हानि जयचंद से होती है। जयचंद से होती है। बताइए वाक्य सही है या गलत है? देश को हानि जयचंद से होती है, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये सर जातिवाचक शब्द है, और जातिवाचक शब्द का प्रयोग हम जो करेंगे वो ज्यादातर हम बहुवचन में करेंगे। तो यहां पर क्या बनाएंगे? जयचंदो। क्या बनाएंगे? जयचंदो। जयचंदो। तो ये हमें बहुवचन बनाना है। तो यहां पर रूल नंबर हमारा 44 हो जाएगा कि जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में करते हैं। तो जब भी सेंटेंस बनेगा उसमें जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमें क्या करना है? बहुवचन में करते हैं। यह है रूल नंबर 44, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जयचंद हमारा गलत होगा और जयचंदो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कमेंट करिए फटाफट, क्लास को शेयर कर दीजिए, है ना, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वाक्य में वचन संबंधी कुछ अशुद्धियां हैं जो एग्जाम के अंतर्गत आपके पूछी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 45। रूल जो है वो 45 है, बहुवाचक संज्ञा का प्रयोग, बहुवाचक संज्ञा का प्रयोग, संज्ञा का प्रयोग एक वचन में करते हैं। याद रखना ये बातें, एक वचन में करते हैं। जैसे आ गया बुढ़ापा, तो बुढ़ापा आ गया, जवानी आ गया, इनका प्रयोग हम एक वचन में करेंगे, ठीक है, और इनसे हम सेंटेंस बना सकते हैं और भी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुवाचक संज्ञा का प्रयोग हम एक वचन में करते हैं। चलिए रूल नंबर बढ़ते हैं 46 की तरफ। जैसे मैंने बोला है, राम जी, राम या श्री राम दशरथ जी के पुत्र थे। दशरथ जी के पुत्र थे। अब देखो, जहां पर भी आदर करने की बात होगी, जहां भी आदर की बात होगी, सम्मान की बात होगी, आदर और सम्मान की बात होगी, वो वाक्य जो होंगे हमारे वो कैसे होंगे? बहुवचन होंगे। क्या होंगे? बहुवचन। तो रूल नंबर 6 कहता है, आदर या सम्मान के लिए, आदर या सम्मान के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो जब भी आदर और सम्मान की बात करेंगे हमेशा हम क्या लगाएंगे? बहुवचन लगाएंगे। और ये अशुद्धियां खूब पाई जाती हैं एग्जाम के अंदर। सारे देखो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन, जब नियम नहीं पढ़ोगे ना तो आपकी गलतियां होंगी। नियम अगर आप पढ़े हुए तो आप गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? वचन संबंधी, लिंग संबंधी, कर्ता संबंधी, कर्म संबंधी, क्रिया संबंधी,
संज्ञा संबंधी, सर्वनाम संबंधी, विशेषण संबंधी, तो सारी अशुद्धियां हम जब कर पाएंगे कारक संबंधी, जब आपने पढ़ा होगा, नियमों को पढ़ा होगा, जिसने सिर्फ क्वेश्चन करे होंगे, तुक्का लगाया होगा। सर ऐसे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एग्जाम में नहीं कर पाते हैं। हो सकता है अभी आपको बोरिंग लग रहा हो, लेकिन बता रहा हूँ एग्जाम में आपका इसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। अभी मैं इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा कल की क्लास में, फिर आपको लगेगा सर बहुत मजा आ रहा है, हम एक ही क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। मैं जो नियम पढ़ा रहा हूँ, ये नियमों पर अगर आपने गौर कर लिया तो आप काफी हद तक क्वेश्चन कर पाए। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट हम इसमें रूल्स पढ़ेंगे। रूल नंबर है 47। होश, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, दर्शक का प्रयोग, दर्शक का प्रयोग बहुवचन में करते हैं, बहुवचन में करते हैं। सर कैसे करते हैं, एग्जाम्पल देखिए। जैसे एग्जाम्पल आ गया, रोहन ने दर्शन कर लिए, तो आप जो क्रिया सर बहुवचन में जा रही है, जबकि भाई है ये कर्ता एक वचन है। तो जब भी आदर की बात होगी, दर्शन शब्द आ जाए, होश आ जाए, हस्ताक्षर आ जाए, प्राण आ जाए, या उसके होश उड़ गए। दूसरा एग्जाम्पल, उसके होश उड़ गए, बंदा एक है, उसके होश उड़ गए, लेकिन एग्जाम्पल जो जा रहा है वो हमारी क्रिया किसमें जा रही है, बहुवचन में। कभी कभी ऐसा लिखा हुआ है उसके होश उड़ गया, तो हमें लगा एक ही व्यक्ति है या एक व्यक्ति है तो एक वचन होगा, लेकिन आप समझ लो यहाँ पर जब भी इन शब्दों का प्रयोग करेंगे आपको क्या लगाना है, बहुवचन लगाना है। क्या लगाना है, बहुवचन। क्या लगाना है, बहुवचन लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर, स्क्रीनशॉट ले लिया। रूल नंबर 48 क्या कहता है, पुनरुक्त शब्दों का प्रयोग, पुनरुक्त शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है, एक वचन में होता है। तो जब भी पुनरुक्ति वाले शब्द आते हैं उनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। पुनरुक्ति का मतलब होता है जब शब्द रिपीट होता है, एक ही शब्द जब दो बार आता है तो उसका प्रयोग हम करते हैं एक वचन में। सर कैसे करते हैं, जैसे आ गया एग्जाम्पल, भाई भाई को, मैंने भाई भाई को लड़ते देखा है, मैंने भाई भाई को, भाई भाई को लड़ते देखा है। तो इस क्रिया का प्रयोग एक वचन में हो रहा है और भाई भाई शब्द आ रहा है पुनरुक्ति वाले, और जब पुनरुक्ति वाले आते हैं तो हम क्या लगाते हैं सर, एक वचन। क्या लगाते हैं, एक वचन। तो ये है हमारे कुछ वचन संबंधी अशुद्धियां, शायद आप समझ पा रहे होंगे। एक रूल्स और लिख सकते हैं, रूल नंबर 49, समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में करते हैं, एक वचन में करते हैं। जैसे भीड़ है, जनता है, कक्षा है। तो अगर कभी समूहवाचक संज्ञा का आ जाए ना तो उसका प्रयोग भी हम एक वचन में करते हैं। किसमें करते हैं, एक वचन में करते हैं। ये आपकी वचन संबंधी अशुद्धियां थी, पूरी हो गई हैं। अब हम पढ़ेंगे, अगर देखा जाए नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिंग संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, तो हेडिंग पड़ेगी लिंग संबंधी अशुद्धियां।
और ये लास्ट पढ़ रहे हैं, इसके बाद और जितने भी नियम बचे हैं वो मैं आपको पीवाईक्यू में ही करा दूंगा। लिंग संबंधी अशुद्धियां, इसमें हमारा रूल्स जो रहेगा उसके बाद कंटिन्यू ही कर रहे हैं। रूल हम 50 एग्जाम्पल आ गया, जैसे बह जाता है, और एक एग्जाम्पल आ गया बह जाती है, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताओ फटाफट कमेंट करके, कौन सा वाक्य शुद्ध है? लिंग संबंधी शुद्धियों में पढ़ेंगे। तो बताओ कौन सा सही? बहुत बढ़िया, दोनों ही सही हैं। क्यों सही है दोनों? क्योंकि वाक्य में जो होता है वो लिंग निर्णय नहीं हो पाता है। इसका जो लिंग निर्णय जो होता है वो क्रिया के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? क्रिया अगर पुल्लिंग है तो ये शब्द पुल्लिंग हो जाएगा, क्रिया अगर स्त्रीलिंग है तो ये शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो जब जब सर्वनाम होते हैं उसमें लिंग का निर्धारण जो होता है वो हमारा किस में होता है? क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो वाक्य में सर्वनाम का लिंग निर्धारण क्रिया के अनुसार होता है, क्रिया के अनुसार होता है। तो ये है रूल नंबर 1। मतलब अगर जेंडर में देखा जाए तो रूल एक ही है, और वैसे क्रम के अनुसार देखा जाए रूल नंबर 50 है। स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। क्लियर हो रहा है यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, है ना, कंटिन्यू क्लास को करते रहिए, पढ़ते रहिए ईमानदारी से। एक दो रूल्स और रह गए हैं वो भी हम कवर कर ले रहे हैं। उसके बाद जब भी नेक्स्ट क्लास होगी हम लोग क्या पढ़ेंगे? पीवाईक्यू पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए अब रूल नंबर आ जाओ 51। जैसे लिखा है काला घोड़ा तेज दौड़ता है। एग्जाम्पल समझना, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? काली घोड़ा, सॉरी घोड़ा तेज दौड़ता है। आप देख पा रहे हो इस वाक्य में भी विशेषण जो है वो हमारा काला, और इसमें भी क्या है? विशेषण काला, लेकिन काली, सॉरी क्या है? काली। लेकिन विशेष क्या है? घोड़ा, और विशेष क्या है? घोड़ा। तो आप देखो जो विशेषण का जो लिंग और वचन होता है, विशेषण का लिंग जो वचन होता है वो सर हमारा विशेष के अनुसार होता है। ठीक है, अगर घोड़ा पुल्लिंग है तो ये हमारा विशेषण भी कैसा होगा? पुल्लिंग होगा। और अगर देखा जाए ये घोड़ी होता तो काली घोड़ी, तो ये हमारा सही हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ जो विशेषण का लिंग और वचन होता है वो सर विशेष के अनुसार होता है। तो रूल नंबर 51 कहता है विशेषण का लिंग वचन विशेष, और विशेष का मतलब क्या होता है? बोलो, संज्ञा के अनुसार होता है, संज्ञा के अनुसार होता है। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन है विशेषण का लिंग वचन किसके अनुसार होता है? कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार, क्रिया के अनुसार, या विशेष के अनुसार? तो आपको क्या लगाना है? विशेष के अनुसार लगाना। और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये था रूल नंबर हमारा 51। चलिए लास्ट रूल हमारा रह गया, वो भी हम पढ़ ले रहे हैं और ये हमारा टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। रूल नंबर है अगर 52।
मैंने एग्जाम्पल लिखा है, जंगल में शेर और शेरनी दिखाई पड़े, बताओ बात शुद्ध है या अशुद्ध है? सॉरी, शेर और शेरनी, शेरनी तो रही गई, खतरनाक है। शेर और शेरनी दिखाई पड़े, तो बताओ बात शुद्ध है अशुद्ध है? लास्ट है भाई, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब क्या होता है वाक्य में जब एक से ज्यादा कर्ता और कर्म होते हैं तो जो क्रिया जो होती है वो अंतिम कर्ता के अनुसार होती है, और शेरनी दिखाई पड़े नहीं, शेरनी दिखाई पड़ी, तो ये हमारा सही होगा, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वाक्य में जब कर्ता और कर्म एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो उसे हम अगर कर्ता, ठीक है, वाक्य में कर्ता और कर्म अगर देखा जाए उनका लिंग जो होता है वो एक से ज़्यादा होते हैं, तो हमारे वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, कर्ता और कर्म के अनुसार जो होगा वो निर्धारण होगा, लेकिन किस कर्ता के अनुसार निर्धारण होगा? वो होगा अंतिम कर्ता के अनुसार। तो क्रिया का लिंग निर्धारण अंतिम कर्ता या कर्म के अनुसार होगा। और ये था आपका रूल नंबर 52। तो वाक शुद्धि के जितने भी नियम थे, बर्तनी शुद्धि जितने भी नियम थे, और पद क्रम संबंधी जितने भी नियम थे, वो सारे नियम मैंने आपको करा दिए हैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, कुछ PYQ लगाएंगे, उसको हमें आपको देखना है, बड़ा प्यार समझना है। और आपको लगभग में अगर देखा जाए 250-300 क्वेश्चन मैं कराऊंगा हर किसी का। अगर ऑप्शन में हम बात करेंगे तो 500 से 600 क्वेश्चन हमारे आराम से भाई ऑप्शन की, अगर मैं मतलब ऑप्शन के द्वारा अगर देखा जाए, अगर हम पेपर को सॉल्व करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो हमारा कम से कम 250-300 क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। उनके ऑप्शन ही बताऊंगा। अगर सोचो 2-2 के भी ऑप्शन बता दिए, हर क्वेश्चन के 2 ऑप्शन बता दिए, तो 500 से 600 क्वेश्चन हमारे कवर होने वाले हैं। तो बिल्कुल जुड़े रहिए इसी तरह से, परीक्षा गुरु के साथ ज्वाइन करते रहिए, ठीक है, और लगे रहिए परीक्षा गुरु के साथ। मैं बता रहा हूँ आपके RO में 60 में 60 आने वाले, इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ प्रीवियस क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।